और इस समय मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आदित्यनाथ जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे ये होगा कि देखिए अब 6 चरण का चुनाव लगभग समाप्त हो रहा है और 7वां चरण है और हम इस समय आपकी नगरी में कहूं गोरखपुर में मौजूद है, जहां पर आप महंत बने, संत बने, जहां से आपने सांसद बने और यहीं से आप फिर मुख्यमंत्री भी बने। तो 6 चरणों के चुनाव के बाद मन में क्या आ रहा है योगी जी? देखिए, प्रदेश में जनता जनार्दन का जो अपार स्नेह प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास, लोक कल्याण यानी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के मिला है जी। 6 चरणों के जो रुझान हैं वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को अपना प्राप्त करेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएगी। नतीजे अब आएंगे अब से कुछ दिनों में या फिर कहें तो कुछ घंटे अगर हम कहें तो उसके बाद नतीजे आने शुरू हो गए। तो क्या दिल में क्या महसूस होता है कि इस समय आप व्यूअर हमारा ये जरूर जानना चाहता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, हमारे मन में वही है जो जनता के दिल में है जी। मुझे सबसे अच्छा ये लगा पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान कि जनता जनार्दन का अपार स्नेह और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, और खासतौर पर सुरक्षा के मुद्दे को लेकर, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक उस व्यक्ति तक, पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का जो कार्य हुआ है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा थी उसके अनुरूप जो क्रियान्वयन हुआ है जी, उसका लाभ बहुत स्पष्ट दिखाई दिया है। और लोगों ने जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का ट्रेंड 2014 से चला है कि परिवारवाद को खारिज करना है, जातिवाद, मत और मजहबवाद की राजनीति को खारिज करना है, राजनीति का एजेंडा गरीब तय करेगा, नौजवान तय करेगा, महिलाएं तय करेंगी, अन्नदाता किसान तय करेगा। और जिस भी सरकार ने उनके हितों के लिए कार्य किया है, जिन पार्टियों ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है, वे लोग उसके साथ खड़े होंगे। और भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने इस पर कार्य किया है और उनको जनता जनार्दन का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ में। जब हम अभी इस समय रामगढ़ ताल पर खड़े हैं और आप पीछे मुड़ के देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं पीछे मुड़कर, तो क्या आपको ध्यान में आता है? क्योंकि इस समय भोर हो रही है यानी शाम हो रही है और कहीं ना कहीं ये वो वक्त होता है जिसके अंदर आदमी कभी कभार अपनी पुरानी बातों को भी याद करता है। देखिए, ये जो रामगढ़ ताल है ना जी, एक प्राकृतिक झील है। हाँ, मैंने सुना पानी अपने आप ही इसमें आता है। 1400 एकड़ में फैला हुआ है जी। कभी ये क्षेत्र गोरखपुर का सबसे कुख्यात क्षेत्र माना जाता था, अपराध का गढ़ माना जाता था जी, अराजक गतिविधियों का गढ़ माना जाता था। आपने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के कार्यों का परिणाम देखा है। आज यह पर्यटकों की आकर्षण का एक केंद्र बन गया है। 4 लेन की कनेक्टिविटी हो गई है, ये बोटिंग प्लेटफॉर्म है, लोग परिवार के साथ आकर के इस पूरे झील में बोटिंग करते हैं। आप भी देख रहे होंगे बहुत सारे लोग इसमें बोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। और लाइटिंग आप देख रहे होंगे, पूरे यहां पर आने जी, के लिए जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो उसका प्रमाण भी है। यह एक पर्यटन के यानी परिवार के साथ लोग आकर के अपने खाली समय में यहां पर गुजार सकते हैं, यही नहीं है, सैकड़ों और हजारों लोगों के आजीविका का भी एक माध्यम बना है ये झील। तो स्वाभाविक रूप से ये झील अब गोरखपुर के पर्यटन का और आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बना है और इसका लाभ जो है
गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। जी, अब बतौर मुख्यमंत्री आपके 5 साल लगभग पूरे हो रहे हैं। एक ऐसा कार्य जो योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाए और अगली बारी आएंगे तो जरूर कर देंगे। देखिए, हम लोगों ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है और कोई कसक रखते भी नहीं है। हमने 2017 में लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। जी, एक एक जो मुद्दे थे, एक एक संकल्प को पूरा किया। संकल्प वही जिसका विकल्प नहीं, उसको भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने पूरा किया है। पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया। और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हमने लोक कल्याण पत्र संकल्प पत्र पहले ही जारी कर दिया है। एक एक मुद्दे पर सरकार फिर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, कुछ तो होगा योगी जी जो आपने कहा ना, जी जीरो टॉलरेंस हमने काम किया है, उसी की सेकंड पार्ट कंटिन्यूटी आगे बढ़ेगी। जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है, गरीब कल्याणकारी कार्यक्रम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम है, सुरक्षा के बेहतर कार्यक्रम हुए हैं, सेकंड पार्ट इसी का। बुलडोजर भी चलता रहे, ये सभी चीजें उसी का बुलडोजर भी चलता एकदम आगे, सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक योगी जी मेरा जो एक सवाल था वो मैं जरूर आपसे पूछना चाहता हूं और ये देशवासी भी इस पर जरूर सुनना चाहेंगे। पुराने वक्त को आप याद करते हैं, महंत से सांसद बने, सांसद से फिर आप दोबारा सांसद बने, कई बार आप सांसद बने, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बने। तो पुराने दौर को आप याद करते हैं? क्यों नहीं, मैं पुराने दौर से अलग नहीं हूं। देखिए, सन्यास का हमारा पहला धर्म होता है सेवा। हम लोग जब सन्यास लेते हैं तो सन्यासी के लिए पहले से ही अपने लिए सेवा का एक क्षेत्र चुनना होता है। हमने भी अपने लिए चुना। बाद में मुझे सार्वजनिक जीवन में आने के लिए कहा गया, मैं यहां से चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। गोरखपुर की जनता ने मुझे बार बार चुनाव जिताया। और लेकिन सेवा का वह संकल्प हमारा आज भी, उससे हम दूर नहीं हुए हैं। हम लगातार सेवा के उन कार्यों के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। और जो एक योगी के रूप में, एक सन्यासी के रूप में सेवा का हमारा सीमित क्षेत्र था, उसके दायरे को आज बढ़ाया गया, काफी बड़े दायरे को आज बढ़ा है वह। और आज पूरे प्रदेश के अंदर सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आपने एक इंटरव्यू में आपकी जब बहन का जिक्र हो रहा था तो आप थोड़ा इमोशनल हो गए। आपने प्रदेश को ही अपना परिवार बना लिया। आपकी माताजी की मैं तस्वीर देख रहा था और हमने उत्तराखंड में अपना रिपोर्टर भी भेजा। हमने देखा आपका घर कैसा है, आपका परिवार कैसा है। आपका एक भाई तो बस चलाता है और सिस्टर आपकी जो है वो चाय की दुकान चलाती है, प्रसाद का काम करती है। क्या आपको कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि आप इतने बड़े पद पे पहुंच गए और परिवार के लिए आप कुछ करना चाहते हो? देखिए, कभी मन में आता है? हमें परिवारवाद की राजनीति से उठना पड़ेगा। हर व्यक्ति को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना पड़ेगा। एक दूसरा, हम लोग अगर इस पद पर हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश के 135 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन के कारक बने हैं जी। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जी 25 करोड़ प्रदेशवासियों के हितों के लिए कार्य कर रहा हूं। आप याद करिए ना कि मैं एक परिवार में होता तो एक बहन के हित के लिए कार्य करता, लेकिन आज लाखों बहनों के हितों में के लिए कार्य करने के लिए मुझे अवसर मिल रहा है। उनके जीवन में परिवर्तन लाने का, उनके जीवन में खुशहाली लाने का, स्वावलंबन लाने का एक अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। और मुझे लगता है कि स्वावलंबन के मार्ग पर चल करके जी किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ा देना ये बड़ा कार्य है और हम लोगों को उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। योगी, अब बैठ के चर्चा करते हैं। आइए। तो बिल्कुल अंतिम चरण का चुनाव बचा है, तो कुछ ऐसे सवाल जो कि इस समय जिनके जवाब सब जानना चाहेंगे। एक कैंपेन के अंदर मैंने इसको नोट किया, बाकी लोगों ने भी इसको नोट किया होगा। कैंपेन से पहले तो जब कैंपेन चल रहा था शुरुआती के 2-3 दौर में तो 80-20 हो रहा था और उसके बाद हमने देखा कि आपकी सभाओं में बुलडोजर भी आने लग गए
और आपने एक सभा करने जा रहे थे, आपने हेलीकॉप्टर में थे या किसी फ्लाइट में थे, तो आपने जिक्र किया, बड़ा वायरल हुआ वो वीडियो। आपने बोला देखो मेरी सभा में मुस्कुराते हुए बुलडोजर भी है। देखिए, चुनाव आज भी 80-20 का है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी जी, 20% में बंटवारा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप याद करिए 2017 में बीजेपी कितनी सीटें पाई थी? 80% सीटें। 2019 में कितनी सीटें पाई थी? 80% सीटें। तो ये ट्रेंड बना हुआ है और यही ट्रेंड आगे भी चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता परिवारवाद, जातिवाद, माफियावाद की राजनीति को भुक्तभोगी है, उसको तिलांजलि दे चुकी है। एक तो ये। दूसरा, बुलडोजर उत्तर प्रदेश के विकास का प्रतीक भी है। एक्सप्रेस हाईवे, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, ये सब उसके माध्यम से बनती हैं, लेकिन माफिया के लिए खौफ का प्रतीक भी है। लेकिन आपका नाम दे दिया गया इस चुनाव के अंदर, आपको बुलडोजर बाबा कहने लगे। ये पब्लिक का प्यार है, जनता जनार्दन का स्नेह है, और वह इस रूप में अगर जानना चाहती है तो हमने भी इसको उसी रूप में अप्रिशिएट किया है। योगी जी, अगर सपोज नंबर नहीं मिलता है, मतलब वो 202 की फिगर नहीं आती है, तो फिर क्या होगा? अगर मगर की बात ही नहीं है जी। मैंने तो 80 बनाम 20 का चुनाव बताया है जी। आपको, पहले दिन से कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी 80% सीटें पाएगी, विपक्ष में 20 के लिए बंटवारा होगा। विपक्ष में 20 के लिए बंटवारा होगा, लेकिन अखिलेश यादव ने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि 400 सीटें उनकी आएंगी, और फिर उसके बाद आपका भी मैंने साक्षात्कार किया। एक और इंटरेस्टिंग है कि आपने चुनाव की शुरुआत भी हमारे इंटरव्यू के साथ करी थी, और चुनाव का समापन अब हो रहा है तो वो भी न्यूज 18 के इंटरव्यू के साथ ही हो रहा है। उसके बीच में आपने कई सारे साक्षात्कार दिए और आपने 325 का आंकड़ा दिया था। तो चुनाव प्रचार के दौरान इतने चारे चरणों के बीच में आपके आंकड़े में आप अपना आंकड़ा क्या देना चाहते हैं? क्या अब भी आपको लगता है 325? मैंने कहा ना, 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जब 325 जीतेगी तभी 80% सीटें जीतेगी, और भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा में आगे बढ़ चुकी है। पहले चरण के चुनाव से लेकर के अब तक 6ठे चरण तक आपने देखा होगा, और 7वें चरण का रुझान भी अगर आप देखेंगे, ये टोटल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आधी आबादी का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। मैंने फिर कहा ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ है। मैं क्या कर रहा हूं, उसी मिथक को तोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कल्याण सिंह बने मुख्यमंत्री और वो वापस नहीं आ पाए। उसके बाद हमने मुलायम सिंह यादव को देखा, मायावती को देखा, अखिलेश यादव को देखा, वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन मेजॉरिटी से सरकारें बनी। पिछली 2 सरकारें तो 3 सरकारें तो मेजॉरिटी से बनी, वो वापस नहीं आ पाए। तो मैं वो पूछना चाहता हूं, आपका प्लान बी क्या होगा अगर नंबर नहीं आ पाते हैं? मैंने क्या कहा, की घड़ी है, भी आएगा। अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, और उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। अच्छा, हमारे ग्रुप एडिटर राहुल जोशी ने एक इंटरव्यू किया अमित शाह के साथ। उन्होंने बोला मायावती की ताकत है और उनको मुसलमान का वोट मिलेगा, और मायावती ने भी बोला कि हाँ, बात सही है, हमारी तो ताकत है और हमें मुसलमानों का नहीं, हमें दलित का वोट भी मिलेगा। तो क्या हम समझे कि इस चुनाव के बाद जो अगस्त में राखी आएगी, उसमें योगी आदित्यनाथ भी मायावती से राखी बंधवाएंगे? देखिए, हम लोग पूरे प्रदेश की बहनों से राखी बंधवाते हैं जी, और उसमें पूरे प्रदेश की बहनों के से हमें वही स्नेह भी मिलता है। 2019 का लोकसभा का चुनाव, 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी पाई थी। सेकंड पोल बीएसपी ने किया था। मीडिया के सारे आंकलन उस समय भी ध्वस्त हुए थे, और कमोवेश चुनाव उधर ही जा चुका है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कमोवेश चुनाव उधर ही जा चुका है, यानी आपको बीएसपी नंबर 2 दिखती है प्रदेश में? मैं ये नहीं कह रहा हूं, चुनाव का रुझान वही है। मैं बीजेपी के पक्ष में जानता हूं, बीजेपी ये है, लेकिन 20% में जो बंटवारा और बंटवारे की स्थिति क्या है वही आप सपा को मेन कॉम्पिटिटर मान रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को। मैंने कहा ना, 80% सीटें बीजेपी जीत रही, 20% में तो सपा बसपा कांग्रेस में 20% में सपा को आप ऊपर मानते हैं, बसपा को ऊपर? देखिए, वो तो उन लोगों के जनाधार और उन लोगों के उस पर आधार क्या है? मेरा आकलन कुछ भी नहीं। मेरा आकलन तो यही है कि 80% सीटों के साथ बीजेपी आगे चल रही है। जी, मुख्तार अंसारी के बेटे का बयान भी आया, अब्बास अंसारी। उसने बोला कि उत्तर प्रदेश के मऊ में उन्होंने कहा, एक जनसभा को संबोधित करते हुए, मैं अखिलेश यादव को कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने दे,
पहले पूरा हिसाब किताब होगा और उसके बाद इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी? देखिए, जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा बाप वैसा बेटा, लेकिन जनता उनको इस लायक नहीं रखेगी। पर ये तो हिसाब किताब पूरा करने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, जनता इस लायक जब छोड़ेगी नहीं कि वो हिसाब किताब करने लायक बनेंगे, उस लायक बनाएगी नहीं उनको। जब सपा से सवाल पूछा गया कि किस हिसाब किताब की बात कर रहे थे, तो सपा नेताओं ने बोला, देखिए ये बात कर रहे थे कि किसी ने अगर करप्शन किया होगा तो उसका हिसाब किताब होगा, कोई और हिसाब किताब नहीं है। ये तो तय है कि समाजवादी पार्टी की संवेदना गरीब के प्रति नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति नहीं है, नौजवानों के प्रति नहीं है। उनकी संवेदना अन्नदाता किसानों के प्रति भी नहीं है। उनकी संवेदना इन पेशेवर माफियाओं के प्रति है, अपराधियों के प्रति है और आतंकवादियों के प्रति है। इसलिए जनता उनको दूर तक देखना नहीं चाहती है। देखिए, ये पूरी जो चुनाव था ये जिन्ना से शुरू हुआ, उसके बाद हमने गर्मी पे आता हुआ देखा, उसके बाद हमने साइकिल और आतंकवाद पर आता हुआ देखा। अब ये कह दिया गया है कि समाजवादी पार्टी, जेपी नड्डा ने एक साक्षात्कार दिया मुझे, उसमें उन्होंने बोला कि मैं बोलूंगा अखिलेश यादव जो है वो आतंकवादियों की को मदद करते हैं। इस बात में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो बीजेपी आतंकवादी कैसे बता सकती है समाजवादी पार्टी? इसमें कोई संदेह है क्या? एक लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक पार्टी का मतलब क्या है? आप बेशर्मी के साथ आतंकवादियों का सपोर्ट करें क्या? इसलिए अपने पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया है? मुझे एक बात बताइए, 2003-04 से लेकर के 2007-08 तक जितनी आतंकी घटनाएं प्रदेश में हुई, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुई थी? एक दूसरा, 2013 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और श्री अखिलेश यादव जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, क्या ये सच नहीं कि इन्होंने उन सभी आतंकियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था जिन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, काशी के संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला किया था, लखनऊ, अयोध्या और काशी के कचहरियों पर हमला किया था, गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट किए थे, सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था। उन सभी आतंकियों के मुकदमों को इन्होंने वापस लेने का कुत्सित प्रयास नहीं किया था। और क्या यह सच नहीं कि अहमदाबाद बम ब्लास्ट के लिए जो आतंकी दोषी था, जिसे फांसी की सजा हुई है, आजमगढ़ का वह आतंकी जिसका बाप समाजवादी पार्टी का सदस्य है, सक्रिय सदस्य है, से अखिलेश यादव के साथ उनकी फोटो है। आज तक अखिलेश जी ने कभी उसका खंडन तो नहीं किया। इन तीनों मामलों में खंडन क्यों नहीं किया? वो कह रहे हैं हम तो विकास की बात कर रहे हैं, आतंकवाद की बात कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए समस्या यही है कि जब हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे और राष्ट्र नायक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे थे, तब ये जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे थे। जब हम विकास की बात करते हैं तब ये जातिवाद की बात करते हैं। जब हम लोक कल्याण की बात करते हैं तब ये लोग पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। तो ये तो समाजवादी पार्टी का असली चेहरा जनता जान रही है, देख रही है। अच्छा, प्रियंका गांधी ने भी बोला कि अब ये आतंकवाद की बात कर रहे हैं, जिन्ना की बात कर रहे हैं, ये मुद्दों की बात नहीं कर पाते, इसलिए घबराती है भारतीय जनता पार्टी। आतंकवाद भी एक मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो कहते, उन्होंने बोला विकास की सार्थकता बगैर सुरक्षा के हो ही नहीं सकती। और अगर आज आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है और मुक्त कंठ से कर रही है जी, तो उसके पीछे सुरक्षा का यही मुद्दा है। उसे विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार पर। एक सवाल जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि हम छठे चरण में बैठे हुए हैं, विपक्ष का पूरा विपक्ष इंतजार कर रहा है। हालांकि ओवैसी ने तो कहा था जब मोदी हिमालय चले जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी हिमालय चले जाएंगे और योगी मठ पे चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाने आएगा, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष कह रहा है कि योगी मठ में चले जाएंगे, वो आपके मठ में वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं तो मठ में वैसे भी रहता हूं, लखनऊ की सत्ता का संचालन भी मठ के माध्यम से, मठ की तरह ही करता हूं, जिसमें पारदर्शिता हो, प्रतिबद्धता हो, ईमानदारी हो और लोक कल्याण का अंतःकरण से एक भाव भी हो। यही मठ की शिक्षा है और वही काम हम मठ में क्यों भेजना चाहते हैं सब लोग? देखिए, अपनी हार को ये स्वीकार कर चुके हैं
उनकी हार को, उनकी हताशा को ये प्रदर्शित करता है। अखिलेश तो कहते हैं मैंने टिकट भी खरीद लिया है योगी जी के लिए, इसलिए कह रहे ना, विदेश भागने का टिकट अपना बुक करा लिया। उन्होंने बोला कि मैंने योगी जी के लिए खरीद लिया मठ, मुझे गोरखपुर का टिकट। मुझे टिकट खरीदने में तो गोरखपुर में आता जाता रहता हूं जी, क्योंकि योगी जी आपने बड़े सारे मिथक तोड़े पिछले 5 साल के अंदर। एक उसमें से मिथक था कि नोएडा, मैं हर मुख्यमंत्री कहता था मैं नोएडा जाऊंगा तो हार जाऊंगा, लेकिन आप तो नोएडा चले गए और एक बार ही नहीं कई बार चले गए। तो अब कुछ घबराहट हो रही है कि अब नोएडा चला गया कहीं गड़बड़ ना हो जाए कुछ? लोक कल्याण के पथ पर हम लोग निकले हैं। हमने जीवन का एक ही संकल्प बनाया है जो कभी रंतिदेव ने तय किया था, और वह संकल्प है जो हमें लोक कल्याण के मार्ग पर सदैव प्रेरित करता है। यानी हमारी एक ही इच्छा है, और वह इच्छा होती है जो प्रदेश के 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का और उनके जीवन में खुशहाली लाने का। एक बताइए, जब आप नोएडा जा रहे थे और एक मिथक था, मतलब 21वीं सदी में एक मिथक था कि अगर नोएडा जाएंगे तो तुम्हारा मुख्यमंत्री हम नहीं बन पाएंगे, तो आप जा रहे थे तो कुछ ख्याल आया मन के अंदर? कोई ख्याल नहीं आया। हम तो मैंने कहा ना, एक ही संकल्प लेके बढ़े हैं। काम ये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्थ नाशनम। एक ही कामना है कि लोक कल्याण का पथ अगर चुना है तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, और प्राणी मात्र का कल्याण का मार्ग मनुष्य के कल्याण के माध्यम से होता है, जिसमें सज्जनों का संरक्षण और दुष्टों का और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को कानून के दायरे में लाकर के सजा दिलाना, लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजना के साथ जोड़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से नौजवानों के लिए और समाज के विभिन्न तबके के लिए जीवन के अवसर आगे बढ़ाने का उपाय करना, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार यही सब कर रही है। एक सवाल कि मुस्लिम वोटों का हर बार बंटवारा होता था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं कि इस बार इंटैक्ट है मुस्लिम वोट और वो एक तरफा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इसका खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा? 2019 में कहां गया था? 2019 में तो महागठबंधन था ना, सपा बसपा रालोद, सपा बसपा कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल, सभी लोग एकजुट थे। तब कहां गया था वोट बैंक? क्योंकि यूपी में आज के दिन पे कोई वोट बैंक नहीं। यूपी में केवल एक वोट बैंक है, और वह है भारतीय जनता पार्टी का। 80% लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। क्या आपको लगता है कि इस बार ओबीसी फैक्टर हमेशा चुनाव में रहता है? पूर्वांचल में तो बड़ा फैक्टर रहता है, राजभर का साथ ना होना, स्वामी प्रसाद मौर्य का छोड़ के चला जाना। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं देखिए कुछ नुकसान की आशंका है? ओबीसी एक फैक्टर हो सकता है, राजभर और मौर्य वे लोग स्वयं चुनाव हार रहे हैं, अपनी सीटों को छोड़ के गए, अब जहां गए थे सुरक्षित मानकर वहां भी हार रहे हैं। तो अब तो देख सकते हैं कितने जनाधार वाले। डिंपल यादव ने एक बयान दिया और उसने भगवा रंग को जंग के साथ कंपेयर करा। आप भी भगवा जानते हैं और डालते हैं, और उनका जो बयान था वो आपकी तरफ ही केंद्रित था। क्या कहना चाहते हैं आपके लिबास पर? इस संगत का असर है। राम भक्तों को जो देखना नहीं चाहते और राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति या वह पार्टी से आप किसी अच्छे वक्तव्य की उम्मीद करते हैं क्या? पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने वाले, आतंकवादियों के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाले राम भक्तों के प्रति कहां संवेदना व्यक्त कर सकते हैं? आप भी तो उन्हें दंगेश कहते हैं। सर्वाधिक दंगे उनके समय में हुए थे। अच्छा, मतलब आपने लंकेश से दंगेश बना दिया? सर्वाधिक दंगे उन्हीं के समय हुए थे। 700 दंगे समाजवादी पार्टी की 12 से 17 के कार्यकाल के दौरान हुए थे। सैकड़ों लोग मारे गए थे, हजारों लोग घर से उजड़े थे, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था, प्रदेश का रेवेन्यू का लॉस हुआ था। ये सब क्या है? क्या आपको लगता है कि मौजूदा परिस्थिति के अंदर, क्योंकि
अब लगभग सब चरण संपूर्ण हो गए हैं, आखिरी चरण है, और 5 साल का आपका भी कार्यकाल आपने खुद ने भी आंका है। और मैं इस सवाल को दोबारा आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, आपको कहीं लगता है कि सुधार हो सकता था, कहीं आपको लगता है कि कोई चीज बेहतर हो सकती है? देखिए, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। हम लोग अगर मगर कुछ रखते नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, पूरी मेहनत से काम करते हैं, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं, और करके दिखाए, उसके परिणाम भी सामने हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा योगी जी कि प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, वहां पे उन्होंने चाय भी पी, पान भी खाया, विपक्ष कटाक्ष कर रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, बीजेपी की हालत इतनी खराब हो रही है। प्रधानमंत्री जी तो हमेशा ही सड़क पे है, पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं, याद करिए कोरोना कालखंड में विपक्ष के नेता कहां थे? किसी का आता पता था? ये सारे विपक्ष के नेता गायब थे। और तभी प्रधानमंत्री जी देश के अंदर 135 करोड़ लोगों के जीवन को बचाने के लिए वैक्सीन के निर्माण के लिए जुटी हुई संस्थाओं का सपोर्ट कर रहे थे, उनका प्रोत्साहन कर रहे थे, देश का दौरा कर रहे थे। आपको लगता है वैक्सीन इस चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा? वैक्सीन क्यों नहीं, फ्री वैक्सीन मिला है। उत्तर प्रदेश के अंदर 29 करोड़ वैक्सीन की डोजेस फ्री में मिली हैं। थर्ड वेव के प्रकोप को उसने प्रभावी ढंग से समाधान कर दिया है। इतने लोगों की जान बची है। कोविड प्रबंधन एक मुद्दा है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण हमारे लिए सेवा का एक माध्यम था। मेरी आपसे जब एक बारी बात हो रही थी तो आपने सेकेंड वेव को लेकर एक जिक्र किया था। आपने बोला कि जब इतनी दिक्कतें हो रही थी तो मन तो परेशान हो ही जाता है जब इस तरह हो रहा था। आज आप कुछ कहना चाहते हैं सेकेंड वेव के ऊपर, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सेकेंड, हालांकि एक तरह से फोकस यूपी पे भी था, मैं क्या लेकिन दिक्कतें भी कुछ थी। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए यूपी का कोविड प्रबंधन WHO ने, नीति आयोग ने जी, और दुनिया की तमाम संस्थाओं ने इसकी सराहना की है। मृत्यु दर न्यूनतम, पॉजिटिविटी रेट एकदम नियंत्रित, रिकवरी रेट सबसे बेहतर, कम से कम मौतें हुई। हर एक मौत के प्रति हम लोगों की संवेदना है, उनको भी रोका जाना चाहिए था, लेकिन महामारी है, पूरी दुनिया बेबस है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन जिस तरीके से हुआ, कोविड से भी लोगों की जान बचाना, और कोविड का जो एक साइड इफेक्ट है कि भूख से मौत न हो, भूख से भी कोई मौत उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुई, यह भी प्रदेश ने करके दिखाया। यूक्रेन का मुद्दा हमने देखा, जिस तरह से वहां पर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चल रहा है, युद्ध चल रहा है, जंग चल रही है, और ऑपरेशन गंगा चल रहा है, और उसके तहत छात्रों को, विद्यार्थियों को यहां लेके आया जा रहा है। आज भी आप कुछ छात्रों से मिले। विपक्ष कह रहा है ये फोटो अपॉर्चुनिटी है, ये काम है नरेंद्र मोदी का, ये काम है केंद्र सरकार का, जिसका वो चुनाव के लिए फायदा उठा रहे हैं। देखिए, विपक्ष की स्थिति ये है कि अपने स्वयं के नकारेपन को और अपने स्वयं की हताशा, निराशा को वह निर्दोष लोगों पर उतारता है। मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के 1400 नागरिकों को, 1400 बच्चों को अब तक केंद्र सरकार सुरक्षित भारत वापस लेके आई है। मैंने आज लखनऊ में अपने आवास पे ही 52 बच्चों के साथ और उनके अभिभावकों के साथ संवाद बनाया था। हर एक बच्चा इस बात को कहता है कि साहब, जब हम लोग यूक्रेन से रोमानिया या हंगरी या पोलैंड गए तो हमारी अगवानी के लिए पूरा दूतावास और भारत सरकार के मंत्री मौजूद थे। दूसरा, किसी भी अन्य देश की तरफ से यह सुविधा नहीं थी। हमने एक और चीज वहां पे देखी जो उन्होंने बताया, वे बच्चे जो बता रहे थे, साहब रोमानिया से जब हम जा रहे थे, दूसरे देशों के लोग, नीदरलैंड है या दुनिया के तमाम अन्य देशों के जो बच्चे वहां पढ़ते हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, वे लोग हमसे पूछते थे कि आप लोग कैसे जाएंगे, तो कहते थे हमारी सरकार ने व्यवस्था की। तो कहते थे साहब, आपके प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, हमारे यहां तो कोई पूछने वाला नहीं। यानी
भारत के बच्चों को फ्री में लाने की व्यवस्था थी। दिल्ली तक पहुंचाया, दिल्ली में हम लोगों ने उन्हें लिया, फिर यूपी भवन में उन्हें ठहराया, फिर राज्य सरकार ने उनको उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने का काम किया। ये संवेदना होती है सरकार की, और केवल वहीं पे नहीं जी। अफगानिस्तान के समय क्या हुआ था, जब तालिबान अफगानिस्तान के अंदर घुसा था, वहां के हिंदू और सिखों को कौन बचा रहा था, निर्दोष लोगों को कौन बचा रहा था? भारत सरकार बचा रही थी। इससे पहले भी हमेशा भारत सरकार ने इस पहल के साथ आगे बढ़ी है, और आज भी वही कार्य भारत सरकार कर रही है। ये संवेदना का प्रश्न है, और उन सभी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की सराहना की है और प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा गया, कांग्रेस ने खासतौर पे कहा कि गल्फ वॉर में भी तो लोग फंसे थे, तत्कालीन सरकार वापस लेके आई थी, लेकिन ये सरकार जो है ये चेस्ट थम्पिंग करती है, यानी ये कहती है हम लेकर आए हैं, हम इसको इवेंट बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बनारस में मिले, आप लखनऊ में मिले। पहले की सरकारें जी, कांग्रेस की सरकार के समय उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता था। याद करिए, कोरोना के पहले जो भी महामारी आई होगी, इंसेफ्लाइटिस का एक उदाहरण है, हम गोरखपुर में हैं। जी जी। इंसेफ्लाइटिस 77 में यहां आई थी, और 77 से 17 तक 40 वर्षों तक 50,000 बच्चे यहां पर इस बीमारी से मरे हैं। इस दौरान 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री बदले गए, केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। क्या कर रही थी कांग्रेस? 4 बार समाजवादी पार्टी इस दौरान सत्ता में थी। क्या कर रही थी समाजवादी पार्टी? 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी सत्ता में थी। क्या कर रही थी बहुजन समाजवादी पार्टी? इन्होंने अगर थोड़ी भी संवेदना दिखाई होती, इंसेफ्लाइटिस से 50,000 जो बच्चे मरे हैं, मरने वाले बच्चे कौन थे? उत्तर प्रदेश के बच्चे थे, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समुदाय के 95% बच्चे थे। इनकी संवेदनहीनता तो इसी में दिखाई देती है। कोरोना कालखंड में कांग्रेस, सपा, बसपा या किसी अन्य दल का नेता कोई दिखाई दिया कहीं फील्ड में? किसी का पता नहीं था। चुनाव के 3 महीने पहले लोग फील्ड में आए, कैसे जनता इनको स्वीकार कर लेगी? 2 साल तक गायब थे। मेरा अगला सवाल ये होगा कि आजकल एक नया वर्ग पैदा हो गया है बीजेपी की तरफ से। वो बीजेपी कहती है वो लाभार्थी वर्ग है और वो बड़ा साइलेंट वोटर है। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में वो बड़ा अहम भूमिका निभा रहा है वो वोटर? देखिए, जिसे राशन मिला है, घर गरीब को उसकी सुविधा का लाभ देना, उसका हक देना, हम उसको यही काम कर रहे हैं। हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, और उसे भी मालूम है कि पिछले 5 साल के अंदर उसको जो अधिकार मिले हैं जी, 2017 के पहले ये कहां जाता था? यही इत्र वाले मित्र खा जाते थे, यही ये माफिया, ये गुर्गे खा जाते थे, जो आज सपा बसपा के साथ रहकर के टिकट खरीद रहे हैं। 2017 के पहले योजनाओं का लाभ इन गरीबों को नहीं मिलता था। न मकान का लाभ, न शौचालय का लाभ, न बिजली का लाभ, न राशन का लाभ, न बीमा, स्वास्थ्य का बीमा योजना का लाभ, न बिजली के फ्री में कनेक्शन का लाभ। आज मिल रहा है, जनता जनार्दन उसको हाथों हाथ ले रही है, और भारतीय जनता पार्टी को अपना सच्चा इसी मानते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। विपक्ष भी कहता है वो हम तो आपसे भी ज्यादा राशन देंगे, लेकिन मैं अब मैं के उस दौर में नहीं आना चाहता, क्योंकि अब नतीजे आएंगे, एग्जिट पोल कल शाम से आने शुरू हो जाएंगे। तो योगी जी, आप कोई मुहूर्त मानते हैं या फिर आपके लिए सभी दिन ठीक है? देखिए, नियत साफ होनी चाहिए जी, और सारी चीजें अपने आप, नियत साफ हो तो नियंता अपने आप सहयोग करता है। मैं ईश्वर पे बड़ा विश्वास करता हूं, लेकिन किसी रूढ़िवादिता को नहीं मानता है। अगर लोक कल्याण के पथ पर जाने के लिए मुझे किसी प्रकार के पाखंड और रूढ़िवादिता को तोड़ना होगा तो मैं तोड़ता हूं, और प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हम उसको अंतिम दम तक निभाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, कार्य महत्वपूर्ण है? एकदम, कार्य महत्वपूर्ण है, लोक कल्याण के कार्य के लिए, जनता जनार्दन सेवा के लिए, प्रदेश की सेवा के लिए। अच्छा, एक सवाल, आप मतलब मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि हो सकता है अब आप चुनाव जीते, जिस तरह से आपका अपना आकलन है,
आप चुनाव जीते और दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए, दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं आएंगे तो योगी, तो दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए, तो आप अगले 5 साल कैसे देखते हैं? खास तौर पर क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी, लीडर यू विल ग्रो। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता योगी है, कर्मयोगी है, योगी भी है। इसलिए कोई भी कार्यकर्ता बनेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही। एक दूसरा, हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है और लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार ही सरकार कार्य करेगी। नहीं, मैं एज ए लीडर आपकी बात कर रहा हूं। मैं क्या करूं ना, 5 साल बाद कैसा देखते हैं? मैं क्या कह रहा हूं, 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश देश की 2027 में कैसा देखते हैं अपने आप? उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगी और उस दिशा में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना, यह जो कार्य हुए हैं, अगर इस स्पीड से सरकार आगे बढ़ेगी तो ये आसानी से अचीव किया जा सकता है। एक आपने इंटरव्यू में बोला, हाल ही में आपने बोला कि मुसलमानों से मेरा रिश्ता वही है जो उनका मुझसे रिश्ता है। इसका मतलब क्या? मेरा वही रिश्ता है, जो मुझसे जैसा उनका व्यवहार है मेरा उनके साथ वही व्यवहार है। वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ। लेकिन आपने तो ये भी कह दिया कि देश शरिया से नहीं चलेगा और संविधान से चलेगा, गजवाए हिंद का सपना कभी पूरा नहीं होगा हिजाब के विषय में। हम बोलते हैं, एकदम बोल रहे हैं, एकदम देश संविधान से चलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों देश के ने एक संविधान दिया है और देश की व्यवस्था चलानी 135 करोड़ लोगों के बारे में काम करना है और ये किसी व्यक्तिगत कानून से नहीं चल सकता है, ये संविधान से ही चलेगा देश। और गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी पूरा नहीं होने वाला, मैं आज फिर कह रहा हूँ। चलिए, बिल्कुल आखिरी सवाल है मेरा। पूरी कैंपेन लगभग अब समाप्त हो गई है, आखिरी चरण का चुनाव है, गला भी आपका थोड़ा बैठ गया था इस चुनाव के अंदर, क्या आपका गला? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और एक ऐसी चीज जो इस चुनाव में आपके लिए सबसे ज्यादा यादगार है, वो क्या है? वो पल कौन सा है? देखिए, जनता जनार्दन का जो स्नेह मिला है, खासतौर पर माताओं, बहनों और बेटियों का, सुरक्षा के मुद्दे पर और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दे पर, हमें लगा 5 साल की साधना सार्थक हुई। और किसी चरण में आपको सबसे ज्यादा चिंता हुई हो? कोई चिंता नहीं, हम कर्म पे विश्वास करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता नहीं करते, कर्म करो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, बाकी किसी चीज की चिंता नहीं। योगी जी, आपने पूरा अपने समय दिया, अपनी बात को रखा और कुछ ऐसे सवालों के जवाब भी दिए जो कि बहुत जरूरी थे। लेकिन एक ट्विटर के माध्यम से मेरे पास सवाल आया और मैं चाहता हूं मैं आपसे जरूर पूछूं ये सवाल। और एक व्यक्ति ने नहीं, ये सवाल 15 लोगों ने लगभग पूछा है या फिर उससे भी ज्यादा, 15 की तो मैंने गिनती करी। उन्हें बोला कि योगी जी परिवारवाद पे बोलते हैं, विपक्ष पे बड़ा हमला बोलते हैं, लेकिन अपने परिवार के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं दर्शकों से? 25 करोड़ लोगों को ही मैंने परिवार माना है, उनके सुख में सुखी होना, उनके दुख में दुखी होना। माँ से कभी बात करते हैं अपनी आप? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई, लेकिन मैं इलेक्शन के बाद जाने का एक बार प्रयास करूंगा। कभी अभी पूरे इलेक्शन में बात नहीं हुई? उससे पहले बात हुई? इलेक्शन नहीं, मैं, मेरे पिताजी का 2 साल पहले देहांत हुआ था, दुखद निधन हुआ था, मैं जा नहीं पाया था और मैं तब से भय के मारे भी और संकोच के मारे भी बात नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, मेरी इच्छा है। आज अपनी माँ को कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, अपनी माँ का दर्शन करने जरूर जाऊंगा। मैं जो कुछ भी हूँ उनकी कृपा से हूँ, क्योंकि आपकी बहन भी चिंता करती है यूपी की। मेरे बचपन की शिक्षक मेरी माँ ही मेरी थी। मेरी बेसिक शिक्षा जो होती है वो मेरी माँ के द्वारा ही पढ़ाया गया, उसी ने मुझे लिखना सिखाया, अक्षर ज्ञान उसी ने मुझे कराया जी। तो इसलिए मैं जरूर मिस करते हैं अपनी मदर को आप यहाँ पर? उत्तर प्रदेश की मेरी माँ की प्रसन्नता उसी बात को लेकर के होती है, जब तो देखती होंगी कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों माताओं के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रहा हूँ। और ये मोदी जी के कारण 43 लाख गरीबों के घर में जब उनके अपने घर होते हैं जी, 1 करोड़ 43 लाख गरीबों के घर में जब बिजली चमकती होगी, विद्युत की रोशनी होती होगी, 1 करोड़ 67 लाख गरीबों के घर में जब रसोई गैस के कनेक्शन से कार्बन जनित बीमारियों से उन्हें मुक्ति मिलती होगी, और जब ये 2 करोड़ 61 लाख गरीब परिवारों को एक शौचालय मिलता है, 15 करोड़ गरीब के घर में जब राशन पहुंचता है, तो जरूर मेरी माता जी को संतुष्ट होता हूँ, संतुष्टि होती होगी कि चलिए मेरा जो पुत्र है अच्छे रास्ते पर है। बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी, आपने हमें इतना समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कि
आदित्यनाथ से खास बातचीत की जिसमें तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने एक बार फिर से दावा किया है कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 80% सीट पर बीजेपी का कब्जा होगा तो 20% सीटों में भी बंटवारा होगा। 2019 में बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी। यूपी ने परिवारवाद की राजनीति को खारिज किया है और इसी वजह से अब एक बार फिर से बीजेपी की सरकार यूपी में बनने जा रही है। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज परिवार को लेकर भी बात की है। अपने परिवार को लेकर खास तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बात की। उन्होंने कहा कि अगर मौका मिलेगा तो वो चुनाव के बाद, नतीजों के बाद अपनी मां से मिलने उत्तराखंड जाएंगे। तो ये अमीश देवगन ने तमाम सवाल पूछे जिनका जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस धमाकेदार इंटरव्यू में दिया। कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, खास तौर पर नतीजों को लेकर जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उन्होंने कहा है कि नीयत साफ है योगी सरकार की, बीजेपी सरकार की, उसी के साथ काम किया गया और यही वजह है कि बीजेपी की वापसी एक बार फिर से होने जा रही है यूपी में। जी मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे ये होगा कि देखिए अब 6 चरण का चुनाव लगभग समाप्त हो रहा है और 7वां चरण है और हम इस समय आपकी नगरी में कहूं गोरखपुर में मौजूद है, जहां पर आप महंत बने, संत बने, जहां से आपने सांसद बने और यहीं से आप फिर मुख्यमंत्री भी बने। तो 6 चरणों के चुनाव के बाद मन में क्या आ रहा है योगी जी? देखिए, प्रदेश में जनता जनार्दन का जो पार स्नेह प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास, लोक कल्याण यानी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के मिला है जी। 6 चरणों के जो रुझान हैं वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को अपना प्राप्त करेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएगी। मैंने फिर कहा ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ। मैं क्या कर रहा हूं, उसी मिथक को तोड़ने। तो न्यूज 18 पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने सुना और उसमें तमाम सवाल अमीश देवगन की तरफ से दागे गए जिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया।